आप ये हरासमेंट नहीं कर सकते, ना ही हम करने देंगे। वही हमारा जीएसटी के साथ स्टैंड था। जम्मू कश्मीर का प्रेस्टिजियस चैम्बर, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बहुत सारी जिम्मेदारियां, कारोबारियों की जिम्मेदारियां, कोविड-19 के बीच में कारोबारियों की जिम्मेदारियां और कोविड-19 के अब वैक्सीन आने के बाद इस पूरे बिजनेस को दोबारा से रिवाइव करना। और जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में जहां प्रांतों को लेकर लड़ाइयां हैं, जहां रीजन्स को लेकर लड़ाइयां हैं और जहां बहुत कुछ अभी सेटल होना बाकी है, वहां पर चैम्बर का अध्यक्ष बनना बड़ा मुश्किल काम है। चैम्बर के चुनाव होने वाले हैं, एतवार के दिन चैम्बर का चुनाव होगा और जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपना प्रधान चुनेगा। पूर्व प्रधान राकेश गुप्ता मेरे साथ हैं, 2 बार प्रधान रह चुके हैं, 2 बार चुनाव में हार चुके हैं, 5वीं बार खड़े हैं और मुकाबला इनका एक यूं कहा जा सकता है एक एक्सपीरियंस्ड चैम्बर प्रधान वाईवी शर्मा और साथ में अरुण गुप्ता के साथ है। सबसे पहले राकेश जी, ये जो मुकाबला आपका है, एक तो पूर्व प्रधान हैं चैम्बर के और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, और दूसरा अरुण गुप्ता जी के साथ है, इस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं खासकर अपने ओपोनेंट्स को आई विश देम ऑल द बेस्ट, और माँ भगवती हमारे वोटर्स को भी इतनी क्षमता दे कि वो अपनी मर्ज़ी से सब चीज़ों को एनालाइज करके अपना मत दें जिसको देना है। और तमाम कंटेस्टेंट्स जो दूसरी पोस्टों पे भी हैं, जो अहम रहती हैं, उनको भी मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। इस बार की इलेक्शन जुनैद जी, मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी ऐतिहासिक इलेक्शन होगी। इसमें ना सिर्फ चैम्बर के मेंबर्स की ताकत, बल्कि जो कल से डेवलपमेंट शुरू हुई हैं एक गंदी राजनीति की, काफ़ी ऐसी गैर चैम्बर ताकतें, सियासती ताकतें भी इसमें कूद चुकी हैं। और एलिगेशंस का, झूठे प्रचार का एक सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये और ही मर्कीर होता जाएगा और डर्टी होता जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जैसे क्लैरिटी के साथ मैंने 17 दिसंबर को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फाइनेंशियल्स पे, आने वाले दिनों पे भी हर चीज़ का हम विद फैक्ट्स जवाब देंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए, 461 लोग वो जिन्हें आपने मेंबर बनाया था, कोर्ट ने कहा ये चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते, क्या वो आपके लिए एक बड़ा झटका है? क्योंकि आपके अपोनेंट तो यही कह रहे हैं कि यूँ समझ लीजिए कि ये धराशायी होने के लिए यही काफ़ी है। देखिए, जहाँ तक हमारे 461 माननीय मेंबर्स का सवाल है, तो मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि उनके जो वोटिंग राइट्स डिवार हुए हैं, जो उससे वंचित किया गया है, उनको फंडामेंटल राइट था जो, वो हमारे माननीय जो प्रतिद्वंदी दोनों हैं, ये दोनों कोर्ट प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने कोर्ट केस किया चैम्बर के ऊपर, और उन्हीं की एप्लीकेशन जो कोर्ट में मूव हुई, उसकी वजह से उनको राइट से वंचित किया गया, जिसको हमने कोर्ट में प्रोटेस्ट भी किया था। रही दूसरी बात कि वो 461 मेंबर मेरे ही थे, तो ये सोच गलत होती है। मेंबर होता है, वो किसी का नहीं होता। और जब मत देने की बारी आती है, वो एनालाइज़ करता है कि जम्मू की ट्रेड और इंडस्ट्री और जम्मू की आवाज़ कौन बुलंद कर सकता है, उसी पे अपना मत कास्ट करता है। यानी आपको ये लगता है कि क्योंकि यूँ कहा जाता था कि इन 461 लोगों को आपने ही जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मेंबर बनाया, आपके कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ, तो माना ये जाता था कि ये आपके ख़ास लोग हैं। देखिए, ऐसा मैंने क्लियर किया, कोई भी मेंबर किसी का ख़ास नहीं होता, ना ही हम पिक एंड चूज़ करते हैं। जो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करता है उसको हम मेंबर बनाते हैं। लेकिन कोर्ट प्रोसेस की वजह से जो एग्जेक्टिव कमेटी हम नहीं कर सके, और यकदम माननीय न्यायालय हमारी न्यायपालिका का जो ऑर्डर आ गया, क्योंकि हर भारतीय के लिए न्यायपालिका अहम है, और उसलिए हमने उस चीज़ को कॉन्टेस्ट नहीं किया, क्योंकि चैम्बर जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द खुले, और हमने कॉन्टेस्ट करते तो इट वाज अ लॉन्ग ट्रायल, उसमें काफ़ी वक्त ज़ाया होना था, और जम्मू के लोगों की परेशानियां बद से बदतर होती जा रही हैं। हम चाहते थे कि हमारी संस्था जल्द से जल्द बहाल हो, इसलिए हमने कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि आप इलेक्शंस अनाउंस कीजिए, ताकि हमारी संस्था एक बार फंक्शनल हो जाए। क्योंकि यहाँ राकेश गुप्ता का नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, संस्था का नाम इम्पॉर्टेंट है। हमेशा संस्था से नाम मिलता है किसी को, किसी के नाम से संस्था का नाम नहीं बढ़ता है। राकेश, जैसे आपने कहा कि संस्था की बात मैं करूंगा, इसी संस्था में आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपने असंवैधानिक तरीके से संविधान को बदला
और उसके बाद जब वो कोर्ट में चैलेंज हुआ तो आपने जो संशोधन उसके अंदर लाए थे, कोर्ट ने उन संशोधनों को भी नहीं माना। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको संविधान में संशोधन करने की? 2 साल का आपका टर्म ख़त्म होने वाला था, आप चुनाव दोबारा करवा सकते थे। देखिए ऐसा है, ये में कुछ क्लैरिफिकेशंस ऐसी हैं जो हर मेंबर के जहन में होनी ज़रूरी हैं। जहाँ तक संशोधन की बात है तो मैं आपको बनाऊं कि 1935 में ये चैम्बर बना और 2014 तक सिर्फ 11 प्रेसिडेंट रहे हैं। मुझे बताइए, कुल केवल मात्र 11 प्रेसिडेंट 11 प्रेसिडेंट रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब कोई 12वां इंसान ऐसा नहीं मिला यहाँ पे जो इस चैम्बर को आगे चला सके। मुझे अपने जो गॉडफादर जिनको मैं चैम्बर में मानता हूँ, श्री राम साहेब जो हमारे बीच में नहीं है आज, उनका विज़न जो था आगे बढ़ाना था। उन्होंने ही मुझे इस फ्रेम में लाया था, मगर हमारी बदकिस्मती थी कि इलेक्शन से पहले ही उनका निधन हो गया और वो जम्मू के लिए एक इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट किया उन्होंने। मगर मुझे उन्होंने इस काबिल समझा था कि मैं संस्था को आगे ले जाऊं। उनकी सोच थी कि नई पीढ़ी को भी चांस मिलना चाहिए। तो संशोधनों में मैं 2-3 आपको संशोधन बोलूँगा जो बड़े अहम किए थे, जो वाई शर्मा साहब ने कोर्ट में जाके रुकवा दिए। उसमें एक संशोधन था कि 2 कार्यकाल लगाने के बाद एक मैंडेटरी कूलिंग पीरियड होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं चाहता हूं कि नई पीढ़ी का कोई बच्चा हमारी जगह आके हमसे बेहतर करे। उसके बाद दूसरा संशोधन ये भी था कि आपका जो अल्टरनेट मेंबर होता है, हमारे प्राइमरी और अल्टरनेट मेंबर होता है, और उसमें इतना घपला है कि आप कई इंसान ऐसे हैं जो 50 फर्मों में अल्टरनेट मेंबर हैं। तो हमने संशोधन किया कि यहाँ ब्लड रिलेशन या बोनाफाइड एम्प्लॉय ही होना चाहिए। उसके बाद हमने जो मेन संशोधन किया कि ये जो इलेक्शंस आज तक होती रही वो जातिवाद पे, ये ब्राह्मण है, ये महाजन है, ये मेरी मासी का बेटा है, यहाँ पे मूर्तियाँ भगवान की लेके गलियों में घूमते हैं लोग और कस्में दिलवाते हैं, जो हमारे धर्म के खिलाफ है, मैं जो बिलीव करता हूँ। और हमने संशोधन किया कि ये डोर टू डोर कैंपेनिंग बैन होगी। जैसे अमेरिका में एक लियाकत पे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को चुना जाता है, वैसे ही सभी कॉन्टेस्टेंट्स वोटर्स के सामने 10 मिनट के लिए अपना विजन चैम्बर में बोलेंगे, ताकि हर मेंबर को पता चले कि इसमें क्या लियाकत है और ये क्या सोच रखता है जम्मू चैम्बर की तरफ, ट्रेड और इंडस्ट्री की तरफ, और जो लार्जर इश्यूज़ हैं जम्मू के। क्योंकि चैम्बर का आज एक अहम रोल इसलिए भी है, देयर इज़ अ पॉलिटिकल वैक्यूम, और उसे कवर करने के लिए जल्द कुछ होने वाला नहीं। मुझे नहीं लगता कि असेंबली इलेक्शंस या पॉपुलर गवर्नमेंट अगले 2 साल यहाँ आएगी। तो ये हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, उसमें हमने पार्टीज़ बैन किए, फालतू के एक्सपेंडिचर बैन किए, काफ़ी संशोधन थे। बट अनलकीली जब कोई भी आइन किसी संस्था का कोर्ट में घसीटा जाता है, उधर फुल स्टॉप्स और कामास की भी इंटरप्रिटेशन जो लीगल होती है, कहीं ना कहीं हमारी भी खुदाई रही। और जहाँ तक कार्यकाल बढ़ाने का सवाल है, तो हमारा एक अहम क्लब प्रोजेक्ट जो हर मेंबर का ड्रीम था कि वो फैमिली अपनी के साथ एक डिसेंट प्लेस पे बैठे, क्योंकि हमारे मेंबर्स उस वक़्त के समाज में देखिए काफ़ी हालात ऐसे थे कि उनकी पढ़ाई नहीं हो सकी, लेकिन उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो उनके लिए हमने एक बड़ी सस्ती सी एक मेंबरशिप, इतनी सस्ती कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं है, विद ऑल दी टॉप 5 स्टार फैसिलिटीज़ डिज़ाइन की, फाइनेंशियल प्लानिंग की, आर्किटेक्चर प्लान किया। तो सब ने बोला कि आप इलेक्शन का कार्यकाल बढ़ाइए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपका एक प्रोजेक्ट है जिसको आपने डिज़ाइन किया है, इसको शुरू कीजिए, उसके बाद आप रेस्ट कीजिए। ये मसला था जहाँ तक संशोधन का सवाल है। जैसे आपने संशोधन को लेकर कहा, अब राकेश जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस समय आप प्रधान बने, और मैं इस कार्यकाल की बात कर रहा हूँ जो भी आपका ख़त्म हुआ है, क्या स्थिति थी चैम्बर के फाइनेंसिस की? क्योंकि इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि आपने 50-50 लाख रुपया जो है पार्टियों के ऊपर खर्च किया, आपने बेफजूल की पार्टियाँ की। फिर आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि आपने रेडिसन ब्लू में मीटिंग करवाई, उस मीटिंग के ऊपर भी आपने करोड़ों रुपया खर्चा। तो आपसे मैं समझना चाहूँगा कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन थी उस समय जब आप चैम्बर के प्रधान बने, और उसके बाद जिस समय अब ये चुनाव होने जा रहे हैं, इस समय फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और क्या वाकई आपने 50-50 लाख की पार्टीज़ की? देखिए, मैंने अपने प्रतिद्वंदी की बाइट्स देखी हैं वेरियस मीडिया चैनल्स पे। मैं जो भी बात कहता हूँ अगर मीडिया में देता हूँ, 17 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जैक्ट फिगर्स दिए मैंने बैंक्स के,
वो डिनाई नहीं किए उन्होंने। वो कहते हैं 5 करोड़ प्लस है। और जब मैंने टेक ओवर किया था उस वक़्त हमारे फाइनेंशियल्स जो बैंक बैलेंसेस थे वो काफ़ी कम थे, और 61 लाख रुपया जो जगह के जो हमारी प्लॉट है जो चैम्बर हाउस का, जो 25 लाख में अलॉट हुआ था 1995 में, उसमें उन्होंने पूरी पेमेंट नहीं की थी और ना ही 20 साल का किराया दिया था। उसकी वजह से उसके ऊपर कोई 46 लाख रुपया इंटरेस्ट भी बना था जेडीए का। तो कहीं ना कहीं ये छुपने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की। पहले जो मेरी एलिगेशंस है उनका जवाब दे, मैं तो उनकी एलिगेशंस का जवाब दे ही रहा हूँ। जहाँ तक स्पेशल जनरल मीटिंग रेडिसन ब्लू की बात है, मैं आपको बताऊँ 1935 से लेके 2018 तक, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि स्पेशल जनरल हाउस हर साल होगा, किसी भी सिटिंग प्रेसिडेंट में ये नहीं किया कि स्पेशल जनरल हाउस बुलाया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को हैंडल करना आसान नहीं है। तो मुझे फ़ख्र है कि हमने 800 व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्टों को एक छत के नीचे संबोधित किया, और वो कोई भी मीटिंग जिसने वो अटेंड की है, इतनी डिसिप्लिन्ड मीटिंग थी। मुझे लगता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी इतनी डिसिप्लिन्ड मीटिंग नहीं होती है। हमने सब कुछ आइन के मुताबिक किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब कोर्ट कचहरियों में मसले होते हैं तो काफ़ी निटी-ग्रिटीज़ होती हैं, मगर मैं अश्योर करता हूं मेंबर्स को कि मैं वचनबद्ध हूं नई पीढ़ी को आगे लाने के लिए। इसलिए माँ भगवती के आशीर्वाद से अगर 17 तारीख को हमें सबका आशीर्वाद मिला तो हम एक एडवोकेट को साथ में एंगेज करेंगे, उनकी सर्विसेज लेंगे और सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स देख के एक फुल प्रूफ वे से अमेंडमेंट्स दोबारा करेंगे। और ख़ासकर एक अमेंडमेंट जो रहती थी कि इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, व्यापारियों की तादाद ज़्यादा है जम्मू चैम्बर में, जो कि अक्रॉस इंडिया जो चैम्बर्स में इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होती है। तो हमने सोचा है कि एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट रिज़र्व करेंगे हम इंडस्ट्रीज़ के लिए, ताकि उनका प्रतिनिधित्व भी करने वाला कोई सक्षम आदमी चुन के मतों के साथ आए। यहाँ रही बात जो उन्होंने आज किसी बाइट में मेंशन किया माननीय वाई शर्मा जी ने, कि हमने 50 लाख रुपए पार्टी पे खर्चा। मैं आपको बताऊं कि यहाँ ऐसा हाल था कि 10-15 लोगों को ही प्रमोट किया जाता था हमेशा चैम्बर में, मगर ये पहला मौका था कि हमने किसी को बड़ा छोटा नहीं समझा। हमारे लिए सब मेंबर्स बराबर हैं। हमने सबको उस डिनर का आमंत्रण दिया और उस डिनर पे हमने क्लब की प्रेजेंटेशन भी दी, जिसकी वजह से 510 मेंबर ऑलरेडी बन चुके थे जब ये सारा सिलसिला बंद हुआ कोर्ट ऑर्डर की वजह से। अगर हमने अपने मेंबर्स का पैसा मेंबर्स के ऊपर लगाया, उनको खाने पे बुलाया, तो इनको क्या आपत्ति है मुझे बताइए। हमने किसी बाहर वाले को पैसा नहीं खिलाया है। अपने मेंबर्स के वेलफेयर पे या उनको एक डिनर फंक्शन पे बुलाना कहाँ से गलत हो गया। मुझे उनकी एलिगेशंस कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने जो एलिगेशंस ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मैंने एक लेटर इशू किया है। अच्छा, आपने पूरे जितने भी वोटर्स हैं जिसमें भी फैक्ट्स हैं, फाइनेंशियल फिगर्स हैं, सब दिए हैं। ये बोलते हैं कि हमने खंडित कर दिया चैम्बर हाउस को। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस चैम्बर हाउस में 2 बार माता का जागरण किया है। मैंने इस चैम्बर में मंदिर की स्थापना की है, भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की आइडियल्स की स्थापना की है। मैं शर्मा साहब को पूछता हूं कि 2010 में उन्होंने कॉकटेल पार्टी इसी छत के नीचे करके उन्होंने इसको खंडित किया चैम्बर हाउस को, या मैंने किया। दूसरी बात, मैं आपको एक बड़ा फैक्ट, जो प्रूवन फैक्ट बताऊं कि शॉर्टेस्ट एजिटेशन इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू, वो हमने 2015 में एम्स के लिए लड़ाई लड़ी, जो इनिशिएट चैम्बर हाउस से हुई। बाद में हमने बार को लीड दी, हम साथ रहे। उसका अहम विंग ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन भी था और एक कोऑर्डिनेशन ने वो लड़ाई लड़ी, लेकिन वो कंक्लूड भी चैम्बर हाउस में हुई, जहां बार के प्रेसिडेंट भी बैठे और ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन वजीर साहब भी बैठे। और हमने सबसे बड़ी एक अचीवमेंट ली, 8 दिन में एम्स लिया, क्योंकि कोविड के लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि यहाँ लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए। पूरा जम्मू पंजाब के हॉस्पिटलों में एडमिटेड था।
तो आज शायद लोगों को समझ आया और मुझे काफ़ी लोगों ने कैंपेन में शुक्रिया भी किया कि ये हमारी सोच थी, क्योंकि एमबीबीएस का पहला बैच मैं बताऊं कि एम्स की एडमिशन शुरू हो गई है, चाहे वो 2 साल बाद बनेगा, लेकिन जम्मू में हेल्थ केयर की फैसिलिटी के लिए किसी भी लीडर ने कभी कोई रोल नहीं रखा, वो सोच हमारी थी। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 2013 में लोग भूल जाते हैं, मैं याद कराना चाहूँगा आपके माध्यम से, एक एजिटेशन श्री YB शर्मा जी प्रेसिडेंट होते थे और यही अरुण गुप्ता जी जो मेरे सामने आज प्रेसिडेंट के लिए ये जनरल सेक्रेटरी होते थे। किश्तवाड़ एजिटेशन इनिशिएट हुई, जहाँ पे डायरेक्टली एक बिजनेस कम्युनिटी को टारगेट किया गया था। 13 दिन की वो 12 या 13 दिन की एजिटेशन चली, इनिशिएट चैम्बर हाउस से होती है, मगर जो कंक्लूडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो गवर्नमेंट की झोली में जाके होती है कि फैसला हो गया। आज वो मैं फैसले पे सवालिया निशान लगाता हूँ। मेरे किश्तवाड़ के भाइयों को क्या मिला? वो 12 दिन का नुकसान जो जम्मू के व्यापारियों ने और इंडस्ट्रियलिस्ट ने साथ दिया, उनको क्या मिला? किश्तवाड़ वालों को तो कुछ नहीं मिला। तो मैं ये अपने मुंह से नहीं बोलूँगा उनको कुछ नहीं मिला। नहीं, मैंने वो स्टोरी कवर की हुई है। वो लोग आज भी इस चीज़ के लिए परेशान हैं कि चैम्बर को जिस तरीके से हमारा साथ देना चाहिए था, चैम्बर ने साथ नहीं दिया। नतीजा ये निकला कि सरकार ने जो कॉम्पेंसेशन भी दी वो इतनी नहीं थी जिससे वो दोबारा से अपने कारोबार को खड़ा करते। अब तो उन लोगों ने तब भी कारोबार अपने किसी तरीके से वहाँ पर खड़े किए। तो आपके सामने देखिए, सच सच होता है और झूठ झूठ होता है, और जो मैंने लेटर सब मेंबर्स को भेजा है उसमें ये सब चीज़ें लिखित हैं। हमने स्टेचर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इतना ऊपर लाया कि आप देखिए कि श्री राम माधव केंद्र से आए और लास्ट जो हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की इलेक्शन कैंपेन किक ऑफ चैम्बर हाउस जम्मू से होती है। कुंभ का मेले की प्रमोशन जो आज बीजेपी के प्रेसिडेंट स्वतंत्र देव सिंह जोगी सरकार के हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चैम्बर हाउस से होती है। समित पात्रा पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ 370 आते हैं, यहाँ पे संबोधित करते हैं, वो भी चैम्बर हाउस से करते हैं। यहाँ पे हमने बच्चों के कार्यक्रम किए, यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया, भारतीय फ़ौज के साथ प्रोग्राम्स किए, सुरक्षा बले, हम खासकर हमारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जिसके सैक्रिफाइसेस इतने हैं, क्योंकि ये एक ही फंक्शनल डिपार्टमेंट था पूरी मिलिटेंसी में, जो कहीं ना कहीं कुछ लोग भूल जाते हैं, जो बड़ा दुखद है। हमने उनका मनोबल बढ़ाया, उनको सम्मान दिया। हमने सिर्फ गवर्नमेंट डिग्निटरीज नहीं, बच्चे जो टैलेंटेड थे उनका टैलेंट बढ़ाया। और सबसे बड़ा एक दुख हुआ मुझे कि हमारा जो न्यूज़ लेटर फर्स्ट जो मेरा विज़न था वो लगभग लॉन्च होने वाला था, जिसमें अमित शाह हमारे गृह मंत्री जी का मैसेज भी था और उस वक़्त के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब का भी मैसेज था। वो लॉन्च नहीं हो सका, जो बिल्कुल हम 1 हफ्ते में लॉन्च करने वाले थे। अच्छा, ये तो तमाम चीज़ें आपने बताई कि ये क्या कुछ आपने किया। राकेश जी, अब आपसे ही जानना चाहूँगा, ट्रेन कश्मीर पहुँचने वाली है, प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी कह दिया कि 2022 से पहले ट्रेन कश्मीर पहुँचनी चाहिए। नेशनल हाईवे का काम ज़ोरों शोरों पर है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन नेशनल हाईवे को भी 2023 से पहले 4 लेन करने का प्रोग्राम है। क्या आपको नहीं लगता कि इसका सीधा असर जम्मू के कारोबार पर पड़ेगा? और अगले 2 साल जम्मू चैम्बर के लिए बहुत क्रूशल हैं कि इन 2 सालों में आपने कारोबार को भी खड़ा करना है। कोविड से भी के इस कहर के बीच में जो कारोबार के ऊपर ज़बरदस्त असर पड़ा है, उस असर को भी किसी तरीके से नेगोशिएट करना है। और सरकार ने जो GST को लेकर और बाकी तमाम चीज़ों को लेकर कारोबारियों को राहत नहीं दी है, 4G की दिक्कत कारोबारियों को है, इन सब चीज़ों से भी आपको लड़ना है। तो अब आपका विजन इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आने वाले कल के लिए क्या है? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है तो यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल प्लेस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, कुछ का हल है और कुछ का नहीं है। हम 4G की बात करें तो 4G बहुत ज़रूरी है, ना केवल बिज़नेस के लिए बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी। बट एट द सेम टाइम सुरक्षा भी हमारे लिए एक अहम चीज़ है, क्योंकि जब मिलिटेंट्स यूज़ करते हैं 4G तो गूगल मैपिंग से कहीं भी कुछ भी रास्ता ढूंढ लेते हैं सेंसिटिव प्लेसेस को अटैक करने का। तो इसलिए जम्मू चैम्बर ने कभी इस पे ज़्यादा थ्रस्ट नहीं दिया, क्योंकि जहाँ पे सुरक्षा बलों की जान का या आम लोगों की जान का मसला आ जाए तो उस पे हम ज़्यादा पुश नहीं करते। दूसरी बात, जहाँ तक GST और इनकम टैक्स में प्रावधान जो चेंज होते रहते हैं, मैं आपको बताऊं कि मेरे 2014 में आने से पहले हर महीने इनकम टैक्स का रेड होता था, लेकिन मेरे 5.5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 3 इनकम टैक्स के रेड हुए।
ये इसलिए नहीं था कि कुछ हमने जादू किया, हमने अपने मेंबर्स को अवेयर किया और डिपार्टमेंट को भी अवेयर किया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हमसे बात कीजिए, आप ये हरासमेंट नहीं कर सकते, ना ही हम करने देंगे। वही हमारा जीएसटी के साथ स्टैंड था, हम टैक्स डिफॉल्टर्स के साथ कभी नहीं हैं। मैंने लोगो चेंज किया था चैम्बर हाउस में, पार्टनर्स इन नेशंस प्रोग्रेस, लेकिन किसी बात पे वो लेके हैरेसमेंट करेंगे वो बर्दाश्त नहीं करते। मेरे प्रतिद्वंदी भी ये बोल रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कुछ सक्षम कदम उठाया कि ऐसा विरोध किया तो मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। जहाँ तक आपने नेशनल हाईवेज या रेल लाइन की बात की, देखिए एक जो ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, ये वर्ल्ड ओवर एक सिनेरियो है जिसे हम रोक नहीं सकते और ना ही हमें इसके विरोध में आना चाहिए। हमें ये सोचना है कि जब ये होता है तो यहाँ पे क्या ऐसा करना है कि जो माता वैष्णो देवी का श्रद्धालु है हमारा, उसको ऐसा कौन से हम टूरिज़्म ऐसी चीज़ें यहाँ लाएं जिससे वो रिटेन हो। आप हमारा रिवर तवी का प्रोजेक्ट देखिए, वो स्टार्ट है। सुचेतगढ़ बॉर्डर का जो टूरिज़्म, मैं बताऊँ आपको कि बॉर्डर टूरिज़्म ये पूरे विश्व से लोग इवन इज़राइल जाते हैं और काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे ये चीज़ बढ़ सकती है। हमारा घराना वेटलैंड ऐसा है कि विश्व से टूरिस्ट आ सकते हैं, मगर ना तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, ना सहूलतें ऐसी दी हैं कि ये चीज़ें हो सकें। और मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने क्या आपके कार्यकाल से पहले कभी चैम्बर ने इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं किया कि सरकार को मजबूर किया जाए कि आप हमें C&F के अलावा, या सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर होकर बाहर से आएगा, हम सिर्फ और सिर्फ इन बाकी सारी डिस्ट्रिक्टों में सामान भेजने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने को लेकर कभी कोई विजन डिस्कस हुआ, डिबेट हुई कभी उस पर? देखिए, हिस्ट्री इज़ अ टेस्टिमनी, इतिहास से सीखना चाहिए। जैसे मैंने आपको एम्स की बात की, आप मुझे बताइए आज तक किसने आवाज़ उठाई थी कि यहाँ बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अफसोस है मुझे कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप भी जब बीमार होती है तो वो दिल्ली की तरफ भागते हैं और जो अपनी जान खो बैठते हैं उनके पास घर वाले भी उस वक्त साथ नहीं होते। तो हमने ये सोच रख के ही एम्स की एजुटेशन की थी। और मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक तवी रिवर प्रोजेक्ट का या जितने भी मसले हैं, खासकर आपको मैं बताऊं जो सुचेतगढ़ बॉर्डर का है, तो हमारे माननीय जो बीजेपी में केंद्र में बड़े अच्छा नाम है जिनका, अविनाश राय खन्ना जी, उनको हमने एक एप्लीकेशन दी थी और उन्होंने वो पार्लियामेंट में रखा था। वहाँ से स्टेट का एक काम था कि सुचेतगढ़ बॉर्डर पे BSF को जगह देनी है। इंटरनेशनल लेवल का म्यूज़ियम उन्होंने अपने फंड से BSF ने बनाना था। ये सारी चीज़ें रुकी हुई हैं कि पुश नहीं हो रही। कोविड कार्यकाल में सिर्फ व्यापार का नुकसान नहीं हुआ, मुझे दुख है उन लोगों के लिए जो ऑक्सीजन के बिना मर गए और यहाँ बोलने वाला कोई नहीं रहा। बड़ी दुखद कहानियाँ हैं अनगिनत। और मैं बोलूँ कि हमारे जो मेंबर्स हैं सक्षम हैं, वो अपने दिमाग से सोच के ही इस बार मत डालने वाले हैं। किसी के कहने पे कोई अपना वोट चेंज नहीं करेगा, वो परफॉर्मेंस पे, करैक्टर पे और क्षमता, ये 3 चीज़ों पे ही वोट करेगा। और हमें पूरी उम्मीद है, जैसे हम पहले भी 2 बार विजयी हो के आए, माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद से इस बार भी आएंगे और जम्मू के लोगों की हित की बात, राष्ट्रवाद की बात और ट्रेड और इंडस्ट्री की उन्नति की और प्रगति की बात हम आगे और बढ़ा के ले जाएंगे। अंत में मैं अपने वोटर्स, तमाम वोटर्स हैं जिनके पास मैं नहीं पहुंच सका, क्योंकि मैं बड़ा लेट इस नॉमिनेशन को मैंने भरा और नहीं पहुंच सका पर्सनली, मैंने उनको लिखित रूप में अपने खत भेजे हैं जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी लिखा है और अचीवमेंट्स भी अपनी लिस्ट की हैं। मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं कि इसमें गुस्सा मत होइएगा, लेकिन आपके साथ के साथ और माँ भगवती के आशीर्वाद से जब हम 17 तारीख को जीत के आएंगे तो आपका शुक्रिया करने में आपके डोर स्टेप्स पे ज़रूर आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व प्रधान राकेश गुप्ता। इस बार चुनाव में प्रधान के लिए खड़े हैं। साफ तौर पर इन्होंने ये कहा कि चैम्बर को लेकर जो मेरा विजन है, वो विजन ये है कि मैं चैम्बर में बदलाव देखना चाहता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं चैम्बर की लीडरशिप अपने बाद नौजवानों के हाथों में सौंप दूँ। मैं चाहता हूँ कि
कुछ समय, कुछ कार्यकाल के बाद कूलिंग पीरियड होना चाहिए। लगातार आप चुनाव जीतते रहें, प्रधान बनते रहें, उससे डाइवर्सिटी नहीं आती। तो डाइवर्सिटी के लिए काम करूंगा और काम करूंगा उन नए युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, उन ट्रेडर्स के लिए जो जम्मू चैम्बर का हिस्सा हैं, ताकि जब कल लड़ाई हो तो मैदान में नौजवान भी हों बुजुर्गों के साथ साथ।